गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड के सेकेंड ईयर के उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आकलन के जो आधारभूत एलिमेंट्स हैं आज हम उसकी स्टडी करेंगे। तो आकलन के जो आधारभूत तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व है उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहला है कि जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों का निर्धारण हमें करना पड़ता है, यानी वो जिसके आधार पर हम व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं वह व्यवहार परिवर्तन, या इसे एक और शब्द कह सकते हैं हम व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। दूसरा इसके अंतर्गत जो हमारा तत्व आता है वह है उपयुक्त मापन उपकरण या विधियों का चयन। विधियों का चयन हम इन्हें अभी कुछ थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। तीसरा है विधियों का प्रयोग और प्रशासन। विधियों का प्रयोग एवं प्रशासन, यानी हम उसे किस प्रकार से अपने जो रेस्पोंडेंट होते हैं, उत्तरदाता होते हैं, उनमें प्रशासित कर सकते हैं, यानी उनसे उस एग्ज़ाम को लेना उसका प्रशासन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मापन परिणामों की प्राप्ति एवं सुधार हेतु प्रयोग। अब ये चार प्रकार के जो हमारे तत्व हैं, इन चार प्रकार के तत्वों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, आकलन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अगर हम इसे लेसन प्लानिंग के आधार पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम वास्तविक शिक्षण क्लासरूम में करने जाते हैं उससे पहले हम पाठ योजना की तैयारी करते हैं और उस पाठ योजना के अंदर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर ही हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं आकलन की प्रक्रिया निर्भर करती है। यानी जो उद्देश्य हम लेके चलते हैं उनकी प्राप्ति कितनी हुई है और उसकी प्राप्ति के लिए ही हम आकलन या मूल्यांकन करते हैं। तो आकलन करने के भी हम क्यों किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का किसी अन्य पैरामीटर को लेते हुए हम उसका आकलन करते हैं, तो उस आकलन को करने से पूर्व हम उस आकलन के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। यानी जो व्यक्ति में या बालक में व्यवहारगत परिवर्तन आया है, यानी उसने जो कुछ भी सीखा है उस सीखने के से पूर्व, उसने जो भी सीखा है उससे पूर्व हम वो सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होंगे। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारा आकलन करता है, जैसे मैं खुद किसी व्यक्ति का टेस्ट ले रही हूँ या आकलन कर रही हूँ तो मैं हो गई आकलन करता। तो मैं आकलन करता यानी जिस भी क्रिया के आधार पर या जिस भी पाठ्यक्रम का या किसी भी कंटेंट का या किसी भी प्रोसेस का, उसका जब मैं असेसमेंट करूंगी तो उस असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थी ने क्या ज्ञान लिया है, क्या समझ विकसित हुई है, क्या उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आया है, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आया है तो कितना आया है। साथ ही इसके अंतर्गत जो भी बालक ने जिस भी एरिया से संबंधित या जिस भी कंटेंट को लेकर के अपने ज्ञान का प्रयोग जिस क्षेत्र में करेगा वो कितना करेगा, ये सब जानने के लिए हम आकलन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब सेकंड आता है उपयुक्त मापन
उपकरण और विधियों का चयन। अब हमने उद्देश्य तो निर्धारित कर लिए आकलन के, लेकिन अब हम आकलन करने हेतु किस किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस विधि के अंतर्गत हमारे दो प्रकार की विधियां दी गई हैं। पहली विधि दी गई है हमारी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी दी गई है हमारी अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब प्रत्यक्ष आकलन जो हम करेंगे, अब प्रत्यक्ष में तो हम डायरेक्ट हमारे जो भी उत्तरदाता है या जिनका हमें टेस्ट लेना है वो हमारे सामने होते हैं। अब सामने होने के कारण हमारी विधियां क्या हो गई, साक्षात्कार हो गई, इंटरव्यू हम ले सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत है हमारी मौखिक परीक्षण हो गया, क्योंकि हमारा रिस्पोंडेंट, हमारा उत्तरदाता या हमारा विद्यार्थी है, जो भी व्यक्ति है वो हमारे सामने है, तो मौखिक परीक्षण हो गया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि हमारे व्यक्तिगत अध्ययन, जो भी हम पर्सनल अध्ययन करते हैं किसी भी व्यक्ति से संबंधित, तो पर्सनल स्टडी आ गई। और साथ ही हमारे जो भी प्रोजेक्ट कार्य होते हैं जो हम देते हैं पर्सनल व्यक्ति को, तो प्रोजेक्ट वर्क भी हमारा इस डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी का आकलन करते हैं। अब अप्रत्यक्ष के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम सर्वे करके उस व्यक्ति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यानी सर्वे द्वारा अन्य व्यक्तियों से हम क्या करते हैं, सर्वे द्वारा अन्य व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करते हैं। यानी अप्रत्यक्ष विधि से हम क्या करते हैं, जो दूसरे जो भी व्यक्ति होते हैं हमारे, हम उनसे सूचना प्राप्त करते हैं संबंधित व्यक्ति के बारे में। तो इस प्रकार से हम हमारे उपकरणों का चयन करते हैं कि हम प्रश्नावली बनाएंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे जिसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, या और इसके बाद में अनुसूची बनाएंगे या निर्धारण मापनी बनाएंगे। तो हम जो भी उपकरण का चयन करेंगे और जो भी विधियों का चयन करेंगे उन्हीं के आधार पर हम आकलन करेंगे। अब तीसरा आता है कि इन विधियों का प्रशासन करना। अब इन विधियों का प्रयोग, अब जो भी हमने साक्षात्कार लिया, जैसे किसी भी व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम पर करेंगे प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली का जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो प्रश्नावली का सबसे पहले हम निर्माण करेंगे, और प्रश्नावली का निर्माण करने के पश्चात हम उस व्यक्ति को जो इंटरव्यू के लिए हमारे पास हम जाएंगे या उससे संबंधित टाइम के अंतर्गत हमारे पास बुलाएंगे, तो जो दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं, तो उस प्रश्नावली का हम प्रशासन करेंगे, उसका टाइमिंग, उसका स्थान और उसके अंदर जो पूछे जाने वाले खुले और क्लोज क्वेश्चंस हैं उनका निर्माण करने के पश्चात हम वो सारे जो है प्रश्नावली को के द्वारा हम इंटरव्यू के अंदर जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो लेंगे। तो इस प्रकार आकलन में हम विधियों का प्रयोग करते हैं और उसका प्रशासन हम करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, तो स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं तो वो स्टूडेंट कक्षा कक्ष में और कक्षा के बाहर किस प्रकार से हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको प्रयोग में लाता है, साथ ही जो इस प्रयोग के आधार पर जो उसके सीखने के अंदर जो उसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन होता है वो कितना उस व्यवहार परिवर्तन लाने में सक्षम है या नहीं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी विधियों का आकलन प्रशासन और उसका प्रयोग होती है। नेक्स्ट आता है मापन परिणामों की प्राप्ति एवं उनमें सुधार करने हेतु प्रयोग। यानी अगर जो भी हमने टेस्ट ले लिया या इंटरव्यू ले लिया या पाठकों के संदर्भ में या किसी व्यक्ति के संदर्भ में, तो अब उसके बाद हम उसकी मार्किंग करते हैं, उसकी मार्किंग यानी अंकन करते हैं, और इसकी स्कोरिंग करने के बाद हमें जो भी उसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं, उसकी परिणामों की प्राप्ति होती है। और हम आगामी जो हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, चाहे हम क्लासरूम टीचिंग करा रहे, चाहे किसी व्यक्ति से भाषण करा रहे या एनीथिंग एल्स जो भी रिलेटेड टू द असेसमेंट हो सकती है, किसी भी एरिया से संबंधित, किसी भी कंटेंट से संबंधित, किसी भी करिकुलम से संबंधित, किसी भी व्यक्ति की कार्य प्रणाली से संबंधित, फिर हम उसमें सुधार लाते हैं और उसका
सुधार हेतु जो भी हम फिर रेमेडियल हम जो भी करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में, और निर्णय लेकर के हम क्या करते हैं, निर्णय लेकर के हम उसकी जो भी सुधार वाली प्रक्रिया है वो फिर हम क्या करते हैं, उसमें उस व्यक्ति की कार्य प्रणाली हो गई, उसके व्यवहार से संबंधित हो गया, उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित हो गया, हम उसमें सुधार लाने के लिए जो भी रेमेडियल होता है हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार आकलन के इन आधारभूत तत्वों में आपस में बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हम किसी भी प्रोसेस का, किसी भी व्यक्ति का, उसकी मनोवैज्ञानिक है, उसकी व्यवहारिक है, उसकी सोशल है, उसकी पॉलिटिकल इश्यूज है, या किसी कंटेंट को लेकर के, किसी विधियों को लेकर के, किसी करिकुलम को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और इस असेसमेंट के लिए हम इन चारों तत्वों का ध्यान रख करके असेसमेंट करें तो असेसमेंट काफ़ी सफल होगा। और आगामी जो भी प्रोसेस होती है या जो भी कंटेंट होता है, करिकुलम डिज़ाइन होता है, उसमें ये आकलन हमें क्या देता है, एक मार्गदर्शन देता है, ताकि आगामी प्रक्रिया में हम उस कंटेंट को लेकर, उस मेथडोलॉजी को लेकर के, या हम कह सकते हैं हमारी प्लानिंग को लेकर के, हमारी एग्जीक्यूशन को लेकर के, हमारे जो भी स्टेप्स हैं पर्टिकुलर, हम उसमें सुधार करके एक बेटर, पहले की तुलना में एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेटर अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या निर्धारित करते हैं, हमारे आकलन के आधारभूत तत्व। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्नानुसार आकलन के आधारभूत तत्वों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका असाइनमेंट आज के वीडियो के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बताए गए कंटेंट के आधार पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के दौर में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है, और फेस पे मास्क लगा के रखना, हाथों को सैनिटाइज करना या बार बार साबुन से धोते रहना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो थैंक यू।